हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं और एक वीडियो ऑन न्यूमेरिकल्स ऑन फ्रिक्शनल फोर्स या फिर न्यूमेरिकल्स ऑन फ्रिक्शन का ये है पार्ट 2। टोटल हम मिनिमम 4 वीडियोस तो बनाने ही वाले हैं। अगर उससे ज़्यादा भी अगर हमें टाइम स्पेंड लगता है तो हम उससे ज़्यादा भी वीडियोस बना देंगे, लेकिन ये है उन 4 वीडियोस में का दूसरा नंबर का वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज न्यूमेरिकल टॉपिक। तो पहला न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सिंपल एंड सोबर। सिंपल सिंपल, डिम्पल डिम्पल। मान लेते हैं कि ये है 10 kg और स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लेते 0.5 न्यूटन और फोर्स लग रहा है एक इधर 100 न्यूटन्स जो कि है एंगल ऑफ 37 डिग्री, और एक फोर्स लग रहा है पुश वाला, ये भी लग रहा है 100 न्यूटन्स जो कि है एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। 53 डिग्री, 37 53। फिगर क्लियर है? हाँ, लग रहा है सर, ठीक है। वही बात है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, आपको ए निकालना है। एंड व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक आफ्टर टी इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। आफ्टर टी इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। तो सबसे पहला काम, अति सुंदर, बढ़िया, मस्त पैकी फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे कितना लगेगा बोलो? नीचे 10 kg का 100 न्यूटन mg धरती से मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन, जो पता नहीं फिर रहा कितना मिलने वाला है, n। ये फोर्स को करना पड़ेगा रिजॉल्व, ये फोर्स को करना पड़ेगा रिजॉल्व। तो कैसे रिजॉल्व होंगे? देखो यहाँ रिजॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा एक और ये दूसरा, इसके रिजोल्यूशन 2 बनेंगे, एक ये वाला फोर्स और एक ये वाला फोर्स। ये बनेगा 100 cos 37 मतलब बनेगा 80 न्यूटन, क्योंकि cos 37 होता है सर 4/5, और ये 100 sin 37 मतलब 60 न्यूटन। उसी तरह से ये फोर्स देखो कैसा बनेगा। ये फोर्स की रिजोल्यूशन एक ये रहेगा और एक ये रहेगा। ये बनेगा 100 cos 53 मतलब 60 न्यूटन, और 100 sin 53 ये वाला मतलब ये हो जाएगा हमारा 80 न्यूटन्स। ये हो जाएगा हमारा 80 न्यूटन्स। चमत्कार होना है। तो एक काम कर लेते, इसको कर लेते 100 kg। कितना कर लेते? 100 kg। तो ये हो जाएगा बेटा 1000 न्यूट। ज़्यादा ही हो गया सर, अभी 100 मतलब एकदम तुमने ज़्यादा ही कर दिया। इसको कर दो सर 20 कर दे, चलो 40 कर देते। कितना कर देते? 40। तो मान लो ये है 40, चलो राउंड फिगर सर, ना तुम्हारा ना मेरा, 50 किलो। कितना किलो? 50 किलो, 50 kg। तो 50 kg का ये हो जाएगा बेटा 500 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 500 न्यूटन। बाकी सब वही चीज़ बची है, ठीक है। अब देखो गौर से, अच्छे से देखो, ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कहाँ लग रहा है? देखो एक फोर्स लग रहा है वेट 500 न्यूटन नीचे, 80 न्यूटन ये फोर्स का कंपोनेंट भी नीचे, और 60 न्यूटन ये फोर्स का कंपोनेंट भी कहाँ लग रहा है बेटा? ऊपर। देखो एरोज देखो, तो इसके कंपोनेंट्स ये बनेंगे, ये ऐसे, और इसके कंपोनेंट्स ये बनेंगे, ये ऐसे। क्लियर है सीन? अब इसको आगे कौन लेके जा रहा है? 60 न्यूटन और 80 न्यूटन। इसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। कौन रोकेगा इसको? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहाँ लगना है? फ्रिक्शन लगना है पीछे। फ्रिक्शन लगना है पीछे। फ्रिक्शन कितना लगा है? लगना है पीछे, लगना है फ्रिक्शन। अब देखते हैं क्या सीन होता है, कैसा सीन होता है। चलिए, फ्रिक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? एफ मैक्स क्या होता है हमारा? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे देखे सर? देखिए बॉडी है वर्टिकल इक्विलिब्रियम में। कैसी है बॉडी? वर्टिकल इक्विलिब्रियम में। तो लिखेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस, नीचे लगने वाले फोर्सेस कैसे रहेंगे? बैलेंस। तो ऊपर कौन लग रहा है बेटा? 60 और n, तो लिख देंगे यहाँ पे 60 प्लस n, 60 प्लस n। नीचे कौन लग रहा है बेटा? 80 और 500, तो यहाँ पे लिखेंगे -80 माइनस 500 एंड दैट नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। तो लिखेंगे यहाँ पे n माइनस, ये हो जाएगा 580 प्लस हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 0। तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा हमारा 580 माइनस 60 मतलब नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे 520 न्यूटन्स। कितना हो जाएगा? 520 न्यूटन्स। इतना तो नॉर्मल रिएक्शन ही हो गया, 520 न्यूटन्स। 500 नहीं है, 520 है, क्योंकि देखो 500 प्लस 80, तो 580 नीचे लग रहा है, तो ऊपर भी 580 लगेगा, लेकिन उसमें से 60 तो ये कंपोनेंट बैलेंस कर ले रहा है, तो बचा कितना? 520 न्यूटन।
तो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? देखो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा हमारा म्यू एन। तो म्यू की वैल्यू है भाई साहब 0.5 इंटू एन कितना है 520, कितना है 520। तो आंसर टू दिस विल बी 260 न्यूटन्स, इतना लग सकता है। अब देखेंगे जरूरत है क्या उतने लगने की, जरूरत है क्या। देखिए इस ब्लॉक को आगे कौन लेके जाना चाह रहा है? 80 न्यूटन्स और 60 न्यूटन्स, मतलब इसका ये कंपोनेंट और इसका भी ये कंपोनेंट 80 प्लस 60 140 न्यूटन्स लेके जाना चाह रहा है आगे, और 260 फ्रिक्शन रोक सकता है 260 तक। तो क्या ये ब्लॉक चलेगा? तो पहला तो आंसर है कि सर ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं, ये ब्लॉक सर चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा सर ये ब्लॉक? क्योंकि जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल है हमारे पास वो है 260 न्यूटन, और ड्राइविंग फोर्स कितना है सर 80 प्लस 60 140। तो 140 को तो 260 आराम से रोक लेंगे, 140 क्या 260 तक रोक सकता है वो, तो 140 ही है सिर्फ, तो ये ब्लॉक तो चलेगा ही नहीं। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा ऐसे केस में? 260 नहीं लगेगा, ये तो लग सकता है। जरूरत कितनी की है? 80 प्लस 60 140 की, तो फ्रिक्शन लगेगा 140 एंड ब्लॉक विल नॉट मूव। तो सर ये फिर पूरा कोई काम का नहीं है, ब्लॉक विल नॉट मूव इज द आंसर। अब हम क्या कर देंगे? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कर देंगे बेटा कम, इसको कर दिया थोड़ा स्मूथ कर दिया तो फ्रिक्शन कम लगेगा। म्यू कितना कर दिया अभी हमने? म्यू कर दिया हमने 0.1 सर, कितना कर दिया म्यू? म्यू की वैल्यू अभी हमने कर दिया 0.1। तो अभी फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? देखो फ्रिक्शन इन सेकंड केस एफ मैक्स कितना लग सकता है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन तो वही रहेगा सर, है ना। तो फ्रिक्शनल हो जाएगा हमारा 0.1 इंटू कितना बेटा 520। तो एफ मैक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा 52 न्यूटन्स। कितना हो जाएगा? एफ मैक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा 52 न्यूटन्स। अभी कितना रोक रहा है इसको? 52 न्यूटन्स तक के रोका जा सकता है, लेकिन अभी ड्राइविंग फोर्स कितना है आपका? अभी आपका ड्राइविंग फोर्स है बेटा 60 प्लस 80 140। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक इज नथिंग बट मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। वाई में तो इक्विलिब्रियम में है ये, ठीक है। अब ब्लॉक जाएगा कहाँ सर? ब्लॉक जाएगा सर आगे, तो आगे लगने वाले ले लेंगे पॉजिटिव 80 प्लस 60। तो यहाँ पे लिख देंगे सर 80 प्लस 60 माइनस अपोजिंग फोर्स कितना है 52, कितना है 52, एंड दैट इज नथिंग बट मास कितना है 50 इंटू एक्सेलरेशन ए। 140 माइनस 52, 140 माइनस 52 इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन्स, सॉरी 50 ए। कितना हो जाएगा ये? 88। कितना हो जाएगा? 88 इज इक्वल्स टू 50 ए। सो ए की वैल्यू आ जाएंगी खचक खुचक 88 बाई 50 मतलब 44 बाई 25। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर। तो नॉर्मल से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 71.76। कितना लिख सकते हैं? 1.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। देख लेना भी ये आंसर आएगा 1.76। हाँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 176, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 100, तो 176 बाय 100 इज 1.76 हो गया। आगे एक्सेलरेशन अभी हम निकालेंगे व्हाट इज द एक्सेलरेशन। आगे एक्सेलरेशन 1.76। अभी हमको क्या निकालना है? अभी हमको निकालना है वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन, क्यों काइनेमेटिकल इक्वेशन? सादे इक्वेशन क्यों नहीं सर? अरे सादे इक्वेशन तो तब लगते हैं जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन तो लिखेंगे, मान लो इनिशियली ब्लॉक आपका था रेस्ट में, कैसा था इनिशियली ब्लॉक? रेस्ट में। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 प्लस एक्सेलरेशन 1.76 इंटू टाइम कितना है आपका t। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएंगी 17.6 मीटर पर सेकेंड। What will be the displacement? Displacement s is equals to हो जाएगा ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो s is equals to लिखेंगे ut मतलब 0 प्लस लिखेंगे हाफ, a कितना है 1.76 इंटू टी स्क्वायर लिख देंगे सर 100, क्योंकि टाइम 10 का स्क्वायर 100। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 176 इंटू 100, 1.76 इंटू 176 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा सर आपका ये 88 मीटर्स। योर डिस्प्लेसमेंट विल बी 88 मीटर्स। तो ये ब्लॉक कितना चलेगा? 88 मीटर्स चलेगा। इसकी फाइनल गति रहेंगी 17.6। 10 सेकंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा 8 मीटर और एक्सेलरेशन है 1.76। खत्म। अगर आपको कोई पूछे कि इसका क्या कर सकते हैं अपन? हाँ, इसका एक्सटी वीटी और एटी ग्राफ बनाओ। एक्सटी वीटी और एटी, तो सबसे पहले तो अपन बनाएंगे सर एटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? एटी ग्राफ। तो देखो एटी ग्राफ कैसे बनेगा भाई साहब? 0 से लेकर 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट था और पॉजिटिव था। तो कितना था? ये था मेरा 1.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसलिए ऊपर बना रहा हूँ, और 0 से 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 1.76। खत्म। अगर 80 ग्राफ मेरा कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। तो मेरा वीटी ग्राफ क्या रहेगा? वीटी ग्राफ इट विल बी 1 डिग्री। और बॉडी कहाँ से स्टार्ट कर रही है बेटा? रेस्ट से। तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो 10 सेकेंड पश्चात 10 सेकेंड बाद इसकी गति कितनी हो जाएंगी?
इसकी गति हो जाएंगी सर 17.6 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री 1 डिग्री। एसटी ग्राफ कैसे रहेगा? एसटी ग्राफ देखो, एसटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे रहेगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 0 डिग्री 1 डिग्री तो 2 डिग्री रहेगा। 2 डिग्री मतलब कर्व रहेगा, लेकिन कर्व भी कैसा रहेगा बेटा? पॉजिटिव स्लोप वाला, स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप वाला, पॉजिटिव स्लोप नहीं, इंक्रीजिंग स्लोप वाला, क्योंकि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है हमको? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसी है? बढ़ रही है, वक्त के साथ बढ़ रही है, तो स्लोप कैसा होना चाहिए? एसटी का, बढ़ते हुआ। तो 2 हो सकता है बेटा, एक ऐसा भी कर्व हो सकता है और ऐसा भी कर्व हो सकता है। अब ध्यान दो, मैंने आपको बताया था जब हमने स्लोप पढ़े थे, पुष्पा, इंक्रीजिंग स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप। तो ये जो है ये डिक्रीजिंग स्लोप वाला भाई साहब, देखो ना एंगल कम होते जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंगल आपका कम होते जा रहा है, और यहाँ पे देखो एंगल बढ़ते बढ़ जा रहा है, क्योंकि टेंजेंट ही निकालेंगे ना अपन। कर्व के लिए स्लोप कैसे निकलते हैं अपन? टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट। तो हाउ विल बी द एसटी ग्राफ? एसटी ग्राफ विल बी लाइक दिस। जब टाइम कितना हो जाएगा बेटा? आपका टाइम हो जाएगा आपका 10 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा हमारा 88 मीटर्स। 88 मीटर्स, दैट्स इट। 80 VT ST, ST VT 80, 0 डिग्री 1 डिग्री कर्व 2 डिग्री, खत्म, दैट्स इट। इंक्रीजिंग स्लोप वाला, देखो स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है। एडिशनली अपन ने थोड़ा मोशन इन वन डायमेंशन भी इसके साथ कनेक्ट कर ही दिया। क्लियर है? चलो और एक बढ़िया सा एग्जांपल देख लेते हैं, मस्त शानदार। चलिए और एक बढ़िया से शानदार न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए। देखो एक इंक्लाइंड सरफेस पे, रफ इंक्लाइंड सरफेस पे, क्यों रफ बोल रहा हूं मैं? क्योंकि म्यू है हमारा 0.2। रफ इंक्लाइंड सरफेस पे हमने एक ब्लॉक रख दिया 5 kg का, जिसके ऊपर एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहां से 37 डिग्री पे, और ये ब्लॉक खुद 53 डिग्री पे है। सोचो यहां से ये ब्लॉक है 53 डिग्री पे, तो बेसिकली यहां से ये जो हॉरिजॉन्टल होगा बेटा, ये हॉरिजॉन्टल, ये एंगल कितना होगा हमारा? 53। कितना होगा? 53, क्योंकि अगर ये 53, तो ये देखो इसको ये पैरेलल है और इसको ये पैरेलल है, तो अगर ये 53 है तो ये भी 53 ही होगा बेटा, 53। और 53 प्लस 37 कितना हो जाता है? 90, इसलिए मैंने 20 सीधा सीधा कहा बना दिया ऊपर। इस लिहाज से आपको उसको देखना पड़ेगा। आपको वही पूछा है कि व्हाट इज द, बस इतना ही पूछा कि व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन क्या है। तो वही सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम और बाद में एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशंस। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे बेटा इसका एफबीडी। क्या निकालेंगे? एफबीडी। नीचे क्या लगेगा? देखो अपन फोर्सेस को बढ़ाएंगे नहीं, कम ही करने की कोशिश करते, तो नीचे क्या लग रहा है इसका? 50 न्यूटन्स। 50 न्यूटन्स का ये कंपोनेंट हो जाएगा 50 cos 53, 50 cos 53। सो व्हाट इज 50 cos 53? इट इज 30 न्यूटन्स। और 50 sin 53 कहाँ लगेगा? नीचे, विच विल बी इक्वल्स टू 40 न्यूटन्स। 50 cos 53, 50 sin 53, खत्म। ऊपर क्या लगेगा बेटा? हमेशा ऊपर लगेगा हमेशा नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज n। क्लियर है? नेक्स्ट, अभी फिलहाल अपने को फ्रिक्शन पता नहीं, क्योंकि हमें थोड़ी पता कि ब्लॉक जा कहाँ रहा है, एक्चुअल में मोशन कहाँ है। अगर ये फोर्स नहीं होता तो ब्लॉक कहाँ जाता? नीचे जाता, क्योंकि इधर से इसको कोई खींच नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगता? पीछे। लेकिन अभी सीन थोड़ा अलग है। तो देखो यहाँ पे लग रहा है बेटा 20 न्यूटन्स। कितना लग रहा है? 20 न्यूटन्स। हमारा कार्टेशियन सिस्टम अभी ऐसा बनने वाला है, तो 20 न्यूटन्स को हमको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एक ये दिशा में और एक ये वाली दिशा में। तो ये बनेगा 20, इसके साथ एंगल है तो 20 cos 37, 20 cos 37 हमारा हो जाएगा ये 16 न्यूटन्स, और एक बनेगा 20 sin 37, जो कितना हो जाएगा हमारा 12 न्यूटन्स। 20 के 2 कंपोनेंट्स हमने बनाए, एक 20 cos 37, एक 20 sin 37, खत्म, दैट्स इट। अभी सोचो कि अभी फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अभी कहाँ लगेगा? देखो क्योंकि जितने भी फोर्स लगना था लग गया, अभी मोशन डिसाइड करो कि कहाँ होगा भाई। 40 न्यूटन, ये तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम है भाई साहब। वर्टिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? समेशन ऑफ f of y इज इक्वल्स टू 0। कार्टेशियन सिस्टम अभी हमारा थोड़ा आड़ा है, तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस कैसे? 0। तो ऊपर कौन लग रहा है? n प्लस कौन? 12, नीचे कौन लग रहा है? -30 इज इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो नॉर्मल रिएक्शन इस केस में मिल रहा है बेटा 18 न्यूटन। कितना मिल रहा है? 18 न्यूटन, 18 न्यूटन मिल रहा है। देखो 12 प्लस 18, 12 प्लस 18, 30 को बैलेंस कर लेंगे, खत्म। अब रही बात हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, वर्टिकल तो इक्विलिब्रियम में, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में है क्या? देख लेंगे अपन। यहाँ पे लग रहा है 40 न्यूटन और यहाँ पे लग रहा है 16 न्यूटन। तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली कहाँ लगेगा बेटा? पीछे। क्यों? क्योंकि मोशन होना चाहिए आगे। 40 न्यूटन ज़्यादा है ना, तो ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे। तो फ्रिक्शन लग कितना सकता है पहले देख लेंगे, लग कितना सकता है और बाद में देखेंगे कि जरूरत है या नहीं है। तो कितना लग सकता है फ्रिक्शन? म्यू एन, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। म्यू कितना है हमारा? 0.2। नॉर्मल रिएक्शन कितना है हमारा? 18। तो ये हो जाएगा बेटा 3.6 न्यूटन।
इतना मैक्सिमम लग सकता है। अब क्या ये 3.6 इसको रोकने में सक्षम होगा? ऑब्वियसली नॉट सर, क्योंकि ये फ्रिक्शन पूरा भी लग गया तो 16 प्लस 3.6 मतलब 19.6 के सामने 40 तो डबल है, डबल से भी थोड़ा ऊपर है, तो ऑब्वियसली ब्लॉक कहाँ जाएगा? नीचे। तो अभी लिखेंगे अपन नेट फोर्स एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, क्या लिखेंगे? इट इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना लग रहा है फोर्स नीचे? 40, ऊपर कितना लग रहा है? 16, और कितना लग रहा है? 13.6। तो जिधर जा रहा है बेटा उसको पकड़ो पॉजिटिव। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 40 माइनस 16 माइनस 3.6 इज नथिंग बट व्हाट इज मास? मास कितना है हमारा? मास 5 इनटू एक्सेलरेशन ए। तो ये हो जाएगा कितना बेटा? 24 माइनस, ये हो जाएगा 40 माइनस 19.6 इज इक्वल्स टू 5a। मैं तो बोलते इसको 20 पकड़ लेते थे अपन, लेकिन जाने दो अभी, छोड़ो। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारा 20.4 इज नथिंग बट 5a। तो a की वैल्यू हो जाएंगी 20.4 होल डिवाइड बाय 5। तो आंसर क्या बनेगा? देखो 4 कितना बनेगा यार? 4.204 डिवाइड बाय 5 कंफ्यूज हो गया मैं भी। 4. ये 5 नहीं है ना, तो 08, 4.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस विल बी द एक्सेलरेशन। तो लगभग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लगभग हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम यहाँ पे लिख सकते थे। दिस इज आवर नेट एक्सेलरेशन। मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऐसा तो एक तिरछा फोर्स लग रहा है, इसलिए डर आपका निकल जाए थोड़ा, और थोड़ा सा आपको ग्लांस आ जाए कि बस वापस इसके बाद फिर वापस अपन काइनेमेटिक इक्वेशंस वगैरह लगा सकते हैं कि कहाँ जाएगा, कितने से जाएगा, कैसे जाएगा। क्लियर है? चलिए, और नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे देखेंगे बढ़िया से। चल, एक यहाँ पे मैंने कंपैरिजन वाला न्यूमेरिकल दे दिया, मतलब ऐसे तीनों भी सीन्स रहे तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये 37 डिग्री रहेगा बेटा आपका, और ये भी जो आपको एंगल दिया है यहाँ पे, दिस विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 37 डिग्री। अब देखिए 5 न्यूटन का फोर्स, अगर हम ऑब्जेक्ट को देखो, तीनों केस में 2 kg का ब्लॉक है, तीनों केस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.2 ही है। बस हम फोर्स 5 न्यूटन का कभी ऐसा लगाए, पुश लगाए, पुश एट 37 डिग्री, एक लगाया सीधा इधर 5 न्यूटन, और एक लगाया पुल। ये पुश है, वो बॉक्स को अपन पुश कर रहे, और यहाँ से क्या कर रहे हैं अपन? इसको पुल कर रहे 5 न्यूटन से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो पूछ रहा है आपको कि फाइंड द एक्सेलरेशन इन ईच केस और कंपेयर द एक्सेलरेशन इन ईच केस, या फिर पूछेगा कि किस केस में ब्लॉक में एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा रहेगा। अगर सभी ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में थे तो गिवन टाइम में कौन सबसे ज्यादा मूव करेगा? तो कौन सबसे ज्यादा मूव करेगा? जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा रहेगा वो सबसे ज्यादा मूव करेगा इन गिवन टाइम। मान लो 10 सेकंड बाद कौन सबसे ज्यादा मूव करेगा? तो जिसका क्या रहेगा एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा रहेगा वो सबसे ज्यादा मूव करेगा। तो चलो सब में एक ही काम कर रहे थे। सबसे पहले काम फ्री बॉडी डायग्राम, मैं तो बोलता इसमें फ्री बॉडी कर देगा कि नहीं, जान दो, छोड़ो, यहाँ पे बना देते, ठीक है। तो नीचे क्या लगेगा बेटा? बोलो जल्दी से। 20 न्यूटन्स लगेगा। ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये 5 न्यूटन्स के 2 कंपाउंड बनेंगे बेटा, एक लगेगा इधर और एक लगेगा नीचे। तो ये हो जाएगा 5 cos 37 मतलब 4 न्यूटन, और ये हो जाएगा 5 sin 37 मतलब कितना हो जाएगा? 3 न्यूटन। क्लियर है? फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा पीछे। अब आप बोलेंगे सर इधर से क्यों बताया? अरे भाई इधर बताओ, एरो तो उधर ही बताया था ना, तो इधर बताओ, ये इधर बताओ, बात एक ही है, इधर नीचे मिचड़ हो जाता था। तो यहाँ पे लगेगा बेटा फ्रिक्शन एफ मैक्स, जो हमें पता नहीं कितना है, म्यू एन, क्योंकि अब हमको एन ही नहीं पता फिलहाल कितना है, तो ठीक है वो निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले। ये केस में देखो क्या सीन रहेगा, ये केस में बढ़िया सीन रहेगा। नीचे कितना रहेगा बेटा? 20 न्यूटन। ऊपर क्या रहेगा बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। आगे क्या लगेगा बेटा? 5 न्यूटन। तो खत्म। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? यहाँ पे पीछे। और कितना लगेगा? एफ मैक्स, ये लगेगा म्यू एन। पता नहीं एन कितना है तो बोल नहीं सकते। ये केस में देखो क्या सीन रहेगा, ये केस का सीन मैं थोड़ा यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये केस का सीन देखो कैसा रहेगा। नीचे कितना लगेगा हमारा? 20 न्यूटन्स। ऊपर लगेगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन एन। ये 5 के 2 कंपाउंड्स बनेंगे, एक 5 cos 37 मतलब 4 न्यूटन, और एक 5 sin 37 मतलब ऊपर लगेगा 3 न्यूटन। खत्म। ऑब्वियसली सर अभी फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो यहाँ पे एफ मैक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? म्यू एन। लेकिन हमको एन पता नहीं कितना लगेगा, इसलिए फिलहाल अपना स्टेटमेंट करेंगे नहीं। अब तीनों केस में सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन। क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ आई 0 कर दो, तो ऊपर लगने वाले फोर्स को ना यहाँ पे एन, और नीचे क्या है? 3 + 20, तो क्या हो जाएगा? n - 3 - 20 इज इक्वल्स टू 0। तो n - 23 इज इक्वल्स टू 0। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 23 न्यूटन्स। खत्म।
नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 23 न्यूटन्स। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना बनेगा, देखो यहाँ पे एफ मैक्स हमारा यहाँ पे बनेगा म्यू एन। म्यू कितना है हमारा 0.2 इंटू एन कितना है हमारा 23। तो एफ मैक्सिमम यहाँ पे हमारा बन सकता है 4.6 न्यूटन। 4.6 न्यूटन, अरे बाप रे चमत्कार। फ्रिक्शनल फोर्स कितना बन सकता है सर, 4.6 न्यूटन बन सकता है। क्या जरूरत है 4.6 की, उतने की जरूरत भी नहीं है। इसको आगे कौन लेके जा रहा है सर, 4 न्यूटन। 4 न्यूटन अगर इसको आगे लेके जा रहा है और फ्रिक्शन लग सकता है 4.6, तो जरूरत भी नहीं 4.6 लगने की, सिर्फ 4 ही लग जाएगा तो भी ये रुक जाएगा। उल्टा और 0.6 फ्रिक्शन बाकी है, मतलब अगर 0.6 फोर्स और भी इधर से होता 4.6 तभी भी इसको रोक लेता। तो इस केस में तो एक्सेलरेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि एक्सेलरेशन इन फर्स्ट केस A1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे सर, 0। एक्सेलरेशन पहला ब्लॉक तो मूव ही नहीं होगा, खत्म खलास, फिनिश। बहुत नॉर्मल रिएक्शन मिल गया उसको। क्लियर सीन। चलो सेकंड केस में देखो। इस केस में देखो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल इक्विलिब्रियम में सीधा क्या लिख सकता मैं यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ ऑफ इज इक्वल टू 0। तो ऊपर लगने वाले कितना n, नीचे लगने वाला कितना 20 इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना है 0। तो सीधा n की वैल्यू कितनी बचेंगे सर, 20 न्यूटन्स। अगर n 20 न्यूटन्स हो गया तो व्हाट इज एफ मैक्स, मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा हमारा म्यू एन। म्यू कितना है हमारा, देखो 0.2 इंटू एन कितना है हमारा 20। तो एफ मैक्स कितना लगेगा हमारा, एफ मैक्स लगेगा हमारा 4 न्यूटन। कितना लगेगा, 4 न्यूटन। और कहाँ लगेगा, पीछे। तो देखो लग सकता है 4 न्यूटन, जरूरत है क्या, हाँ है ना, क्योंकि इधर आगे कितना लग रहा है 5 न्यूटन। तो 4 न्यूटन पूरा का पूरा लग जाएगा तभी भी रुकेगा नहीं। तो नेट फोर्स अभी बात चल रही है एक्स डायरेक्शन की, ये हो गया वाई डायरेक्शन का, अभी बात चल रही है एक्स डायरेक्शन की। कहाँ जाएगा बेटा ब्लॉक, A2 से आगे जाएगा, मान लो तो A1 A2 A3 मान लेते हो, A2 से आगे जाएगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 5 - 4। तो लिखेंगे यहाँ पे 5 - 4 इज नथिंग बट मास कितना 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना A। तो 1 इज इक्वल टू कितना 2A। तो A की वैल्यू हो जाएगी 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इज द एक्सेलरेशन इन सेकेंड केस। तो अपन इसको लिख देते A2, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। नेक्स्ट ये केस में देखो यहाँ पे सीन क्या है, अगेन समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, यहाँ पे लिख देते समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या है 0। तो ऊपर लगने वाले n+3, ऊपर लग रहा है n प्लस कितना 3, नीचे कौन लग रहा है 20 इज इक्वल टू 0। तो n+3 - 20 इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे बेटा, n - 17 इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना मिल रहा है यहाँ पे 17 न्यूटन्स। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना बनेगा आपका, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा म्यू टाइम्स n। म्यू कितना है हमारा 0.2 इंटू एन कितना है हमारा 17। तो ये हो जाएगा हमारा 3.4 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितना बन रहा है 3.4 न्यूटन। जरूरत है क्या सर 3.4 न्यूटन की, हाँ सर बिल्कुल। आगे कितना लग रहा है, आगे तो 4 लग रहा है सर, 3.4 तो पूरा का पूरा चाहिए। आगे तो 4 लग रहा है, 3.4 तो पूरा का पूरा चाहिए ही चाहिए। तो व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स का लग रहा है आगे, तो एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा आगे। क्या लिखेंगे 4 माइनस पीछे कौन लग रहा है 3.4 इज इक्वल टू मास कितना है हमारा 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है हमारा A। क्या आंसर है 0.6 इज इक्वल टू 2A। तो A की वैल्यू हो जाएंगी 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिखेंगे अपन A3। देखो भाई साहब कौन बड़ा है, ये तो 0 ही आया, वो आया 0.3 और ये आया 0.5। तो क्या आंसर है बेटा इसका, व्हाट अगर आपको रिलेशन पूछा एक्सेलरेशंस में बहुत सारे ऑप्शंस देंगे कि A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3, A1 ग्रेटर देन A2 लेस देन A3 वगैरह ऐसा कुछ तो भी दे देंगे। तो सही ऑप्शन क्या हो सकता है इसका, कि भाई A1 से ज़्यादा A3 है, से ज़्यादा A2 है, या फिर A2 इज ग्रेटर देन A3 इज ग्रेटर देन A1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि A2 इज ग्रेटर देन A1 इज ग्रेटर देन A3। ये भी सही है, लेकिन A1 A3 के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, तो आपको सही ऑप्शन चूज करना यहाँ पे पड़ेगा, है ना। ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज है। क्लियर है बेटा सीन यहाँ तक। चलिए और न्यूमेरिकल लेते बढ़िया से, है ना। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हर न्यूमेरिकल अपने आप में कुछ एक अलग चीज़ आपको यहाँ पे देके जा रहा होगा, सिखाते हुए जा रहा होगा, है ना। तो हमेशा याद रखना बेटा, जो चीज़ आप न्यूमेरिकल से सीख रहे हो कि भाई साहब ये न्यूमेरिकल में मैंने ये वाली चीज़ जो है मुझे शायद नहीं पता थी, या फिर थोड़ी धुंधली सी पता थी, तो ये मैंने यहाँ पे एक नोट करके लिख दिया, क्योंकि आप न्यूमेरिकल से जो सीखोगे बेटा वही आपके लिए आगे चलकर काम आने वाला है, वही
और अगर आपको ये सब पता होगा तो नो डाउट उसमें भी आपका फ़ायदा है, थोड़ा रिवीजन हो जाएंगे, आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो। अगर आप न्यू लर्नर होंगे तो फिर तो स्पीड एकदम नॉर्मल है, अगर आपका हो चुका होगा तो आप फास्ट में देख सकते हो। अगर आप रिवीजन रिपीटर बैच वाले होंगे या फिर रिवर्स कर रहे होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, या फिर ये सभी देख लिया होगा तो रहने दो, टाइम पास मत करो, आगे करो जो आपको नहीं हुआ है ना। तो इस तरह से आप आपका डिसीजन ले सकते हो। चलिए और एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। अब देखो इसी न्यूमेरिकल को पकड़ के ना हम एक डेरिवेशन पढ़ लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे गौर किया होगा तो जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे आपने गौर किया होगा, देखो इस केस में जो फोर्स आप पुश वाला फोर्स लगा रहे हो तो क्या हो रहा है, वेट प्लस इसका कंपोनेंट, इन दोनों को बैलेंस करने वाला नॉर्मल रिएक्शन आपको मिल रहा है। तो इस केस में आपको नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा मिल रहा है, 23 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 20 प्लस ये इसका भी कंपोनेंट नीचे इसको पुश कर रहा है तो ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। अगर ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा आएगा, तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक्सेलरेशन, पॉसिबिलिटी क्या, तो ये लाजिमी है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। इस केस में देखो जितना वेट है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, तो अब कोई ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ नहीं रहा है, उसका जितना है उतना ही है। इस केस में देखो क्या हो रहा है कि भाई साहब नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअल वेट से भी कम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एक कंपोनेंट थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर ले रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे आपको नॉर्मल रिएक्शन कितना मिल रहा था, 17 मिल रहा था, यहाँ पे कितना मिल रहा था, ज्यादा मिल रहा था, कितना मिल रहा था 23, यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको, यहाँ पे 20 एग्जैक्टली, यहाँ पे कितना मिल रहा है 17, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी तो कम ही लगेगा। तो कोई तो एक ऐसा एंगल होगा भाई साहब, कोई तो एक ऐसा एंगल होगा जिस एंगल पे अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो मिनिमम फोर्स रहता होगा कि ऑब्जेक्ट क्या कर जाए, मूव कर जाए। एक कोई तो एक एंगल होगा कि जिस एंगल पे अगर मैंने फोर्स लगा दिया तो दैट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स फॉर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द ऑब्जेक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमें वो निकालना है कि फाइंड द मिनिमम फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू पुल द ऑब्जेक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो 5 न्यूटन ये मिनिमम फोर्स नहीं हो सकता है, 5 न्यूटन, या फिर अगर आप मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप फोर्स आगे लगाओ तो जरूरी नहीं कि वो आपका फोर्स मिनिमम हो। क्यों बताता हूं मैं, देखो क्योंकि अगर आप फोर्स, देखो ध्यान दो, हम अलग अलग एंगल्स पे ट्रीट करेंगे। ये पुश वाला तो सीन कट ही गया भाई साहब, ये तो फोर्स और बढ़ा रहा है, ठीक है। हमारा बस सीन कहाँ से क्लियर करना है हमको कि फोर्स यहाँ से लेकर कितने 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 एंगल्स पे मैं लगाऊं ताकि मिनिमम फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव हो जाए, ठीक है। इसका मास m मान लेते, कोई फ्रिक्शन मान लेते, अपन में। अब देखो अगर आप फोर्स ऐसा लगा रहे हो बेटा तो आपको पूरा नॉर्मल रिएक्शन जितना है, इसका वेट जितना है mg, उतना इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा बेटा n। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो आपको बैलेंस करना पड़ रहा है वो आपको करना पड़ रहा है बेटा म्यू mg। क्यों? क्योंकि n हो गया आपका mg और f मैक्स की वैल्यू हो जाएंगी बेटा आपकी म्यू mg। तो आपको म्यू mg इतना फोर्स लगाना पड़ेगा अगर इसको मूव करवाना है तो। लेकिन क्या ये मिनिमम फोर्स है? नहीं सर, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि टू मूव द ब्लॉक यू नीड टू ओवरकम द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो म्यू mg क्या है यहाँ पे, हमारा लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। जब तक आपका फोर्स म्यू mg से ज्यादा नहीं हो जाता तब तक आपका ब्लॉक मूव नहीं करेगा। लेकिन क्या ये कम से कम फोर्स है जो ब्लॉक को मूव करने में हेल्प करेगा या फिर ब्लॉक को मूव करवाएगा? नहीं। क्या इससे भी कम फोर्स हो सकता है? हाँ, अगर यही फोर्स मान लो यही फोर्स अगर आप कुछ एंगल पे लगा दो, अगर आप कुछ एंगल थीटा पे लगा दो F, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा F cos थीटा और एक बनेगा बेटा आपका F sin थीटा। अब ये सीन में क्या होगा, देखो जितना mg आपका नीचे लग रहा है वो उतना ही आपको नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर 100 नीचे लग रहा है तो उसमें से अगर 40 भी होगा तो आपको 60 ही नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है। ये वाला केस है वो 17 न्यूटन वाला, कि इसका कुछ कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन को घटा दे रहा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन आपका घट रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी घट रहा है, तो हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स घट रहा हो तो इसका ये वाला कंपोनेंट उसको आगे लेके जाने में थोड़ा कम, मतलब कम फोर्स में भी ये आगे चले जाए। क्योंकि जब आपका ये फोर्स ऐसा इंक्लाइन नहीं था, जब आपका फोर्स इंक्लाइन नहीं था तब आपका फोर्स कितना था, F आगे था। तो इसको मूव करवाने में कितना लगा बेटा, ब्लॉक को मूव करवाने में कितना फोर्स लग रहा था, म्यू mg। अभी हो सकता है कि आपको फोर्स म्यू mg से भी कम लगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आपका जो mg है नॉर्मल रिएक्शन वो भी mg नहीं है, वो mg से थोड़ा कम है, क्योंकि F sin थीटा ने सपोर्ट कर दिया नॉर्मल रिएक्शन को। कि जैसे मान लो पहले आपका ये 100 था बेटा, कितना था ये आपका 100 था, नॉर्मल रिएक्शन भी आपका कितना मिल रहा था 100, और मान लो म्यू की वैल्यू आपकी कितनी है 0 पॉइंट मान लेते 3, तो 30 न्यूटन को ओवरकम करना पड़ता था आपके F को। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे मान लो ये F sin थीटा 60 न्यूटन ओवरकम कर ले रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन अभी कितना मिल रहा है, 40 न्यूटन से मिल रहा है। 40 इंटू 0.3 क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे, 40 इंटू 0.3 12 न्यूटन हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स तो कम लग रहा है, तो जो आपको यहाँ पे फोर्स लगेगा, जो इसका एक कंपोनेंट रहेगा वो भी क्या होगा, थोड़ा घट जाएगा। तो हमको वो निकालना है कि ऐसा क्या वैल्यू ऑफ फोर्स है बेटा और कौन सा एंगल पे मैंने उसको लगाना चाहिए ताकि बॉडी मूव हो जाए। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी एंड व्हाट इज दैट एंगल एट व्हिच दैट फोर्स शुड बी अप्लाइड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ब्यूटीफुल डेरिवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैं इरेज कर देता हूँ पहले थोड़ा सा।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा वो न्यूमेरिकल कि फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक ऑफ मास m व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सब वेरिएबल फॉर्म में काम करने वाले हैं। तो एक हमारा ब्लॉक है जिसका मास हमको दिया है m और एक फोर्स हम लगा रहे बेटा F जो कि लगा रहे हैं हम एट एन एंगल थीटा इस ब्लॉक के ऊपर। इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, म्यू है। तो क्या वो वैल्यू ऑफ फोर्स है, न्यूनतम वैल्यू ऑफ फोर्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जो मैंने एक एंगल थीटा पे लगाना चाहिए जिसकी वजह से ये ब्लॉक मोशन में आ जाए। वो ब्लॉक मोशन में कब आएगा, जब इसका फ्रिक्शनल फोर्स और कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन काम करेंगे, सुंदर डायग्राम बना देते इसका। क्या बना देते, सुंदर डायग्राम। देखो थोड़ी बड़ी बना देता हूं मैं। नीचे क्या लग रहा है बेटा हमारा, बताओ। नीचे लग रहा है हमारा mg। क्या लग रहा है नीचे, mg। ऊपर लग रहा है हमारा नॉर्मल रिएक्शन n। f के दो कंपाउंड्स बनेंगे, एक बनेगा आगे f cos थीटा जो ब्लॉक को आगे लेके जाना चाहेगा, और एक बनेगा f sin थीटा जो नॉर्मल रिएक्शन को सपोर्ट करेगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन घटाएगा, है ना। नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लगता है, mg। अभी कितना लगेगा, mg माइनस f sin थीटा, वो आगे देख लेंगे अपन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगना है बेटा, पीछे। और कितना लगना है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। और f cos थीटा आपका इससे ज़्यादा होना चाहिए, या बाउंड्री कंडीशन अपन बोले कि f cos थीटा एटलीस्ट इतना होना चाहिए ताकि ब्लॉक मोशन में आ जाए, जिसका मास कितना है, m है। अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम क्या निकालें, नॉर्मल रिएक्शन। क्या निकालें, नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0। ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन है आपके, n प्लस f साइन थीटा माइनस नीचे लगने वाले कौन है, mg इज इक्वल टू कर देंगे 0। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या चल कर है हमारी, mg माइनस लिख देंगे यहाँ पे f साइन थीटा, mg माइनस f साइन थीटा। ये वैल्यू मिल रही है अभी फिलहाल हमको नॉर्मल रिएक्शन की। किसकी, नॉर्मल रिएक्शन की। तो इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है F मैक्स, वो कितना प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, म्यू टाइम्स n। तो म्यू तो हमारा म्यू है, n कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, n हो जाएगा हमारा mg माइनस लिखेंगे f साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। अभी मुझे बताइए ब्लॉक कब मूव करेगा, जब उसका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब F मैक्स जस्ट ये F cos थीटा क्या करेगा, और कम करेगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूं कि द ब्लॉक, आप भी लिख दो कि द ब्लॉक विल मूव, कब मूव करेगा, द ब्लॉक विल मूव व्हेन द ड्राइविंग फोर्स, मतलब क्या बेटा कि F cos थीटा इज ग्रेटर देन, बड़ा रहा तो चलेगा, फिर एटलीस्ट फिर इक्वल टू कितना बेटा, F मैक्स। और वो क्या है कि F cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना F मैक्स क्या है, म्यू एन। और म्यू एन कितना है हमारा, म्यू mg माइनस म्यू F साइन थीटा। म्यू को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बस। अब ये तो एक जनरल कंडीशन हो गया। बाउंड्री कंडीशन क्या कि भाई इससे ज्यादा होना ही होना चाहिए, मिनिमम फोर्स। मिनिमम देखो F cos थीटा इससे ज्यादा चाहिए, तो मिनिमम कितना लगेगा, इसके जितना, इससे ऊपर भी चलेगा लेकिन मिनिमम कितना लगेगा, इतना। सो द मिनिमम फोर्स required for motion कितना होगा, इज कितना होगा बेटा, F cos थीटा किसके जितना होना चाहिए, इक्वल्स टू म्यू mg माइनस म्यू F साइन थीटा। अभी हमको निकालना है बेटा वैल्यू ऑफ F, तो जो निकालना है वो इधर लेके आ जाओ। तो लिखेंगे यहाँ पे F cos थीटा प्लस म्यू F साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू mg। F को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट, इज इक्वल्स टू बचेगा म्यू mg। क्लियर है सर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, अगर आपको याद होगा एंगल ऑफ रिपोज वाला कंसेप्ट। कौन सा सर, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रीपोजिशनिंग, एंगल ऑफ रिपोज। क्या है एंगल ऑफ रिपोज, क्या रिलेशन है बेटा एंगल ऑफ रिपोज और म्यू में एंगल ऑफ रिपोज। क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज, थीटा पी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू होता है बेटा। मतलब म्यू क्या होता है हमारा, म्यू होता है हमारा tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे अपन थीटा पी ना लगते हुए फाई लिख देंगे। क्या लिख देंगे, फाई, थोड़ा इसके लिए चेंज के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan फाई, वेयर फाई क्या है बेटा हमारा, एंगल ऑफ रिपोज। क्या है हमारा, एंगल ऑफ रिपोज फाई। तो म्यू को लिख देंगे अपन यहाँ पे tan फाई। तो क्या हो जाएगा ये F इन ब्रैकेट, यहाँ पे अपन लिख देते हैं बेटा cos थीटा प्लस
म्यू को लिख देंगे यहाँ पे अपन tan phi, क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे tan phi ऑफ sin थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। अब tan phi को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा sin phi बाय cos phi, तो एक स्टेप ना बढ़ाते हुए मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि tan phi इज नथिंग बट क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा sin phi बाय cos phi हो जाएगा, sin phi बाय cos phi। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी इससे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो f इन ब्रैकेट एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू cos phi प्लस sin थीटा इंटू sin phi एंड होल डिवाइड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन cos phi, क्या लिख देंगे cos phi एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना म्यू एम जी, दैट इज इक्वल्स टू कितना म्यू एम जी। कुछ गलत नहीं सर, एकदम सही। देखो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, अगर मैं a को थीटा को लिख रहा हूँ a और phi को लिख रहा हूँ b, तो ये फॉर्मूला वो है बेटा cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो याद करो, अब बोलेंगे सर ये, अरे भाई साहब पढ़ाया था ना ये, तो ये हो जाएगा हमारा cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a माइनस बी क्या होता है cos a cos b इंटू अपॉन प्लस 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 साइन ए साइन बी, होल अपॉन क्या लिख देंगे यहाँ पे cos ऑफ phi एंड दिस इज इक्वल्स टू हमारा म्यू एम जी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f बेटा, f हो जाएगा हमारा म्यू एम जी इंटू लिख देंगे यहाँ पे cos phi होल अपॉन क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे cos ऑफ थीटा माइनस phi, cos ऑफ थीटा माइनस phi। सर रुको डेरिवेशन होने का है, अब मुझे बताइए हमको f मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए, थोड़ा कहीं तो भी इरेज करना पड़ेगा अपने को, हमको f मैक्सिमम चाहिए मिनिमम चाहिए, सर वी वांट द मिनिमम फोर्स। तो अगर हमको f मिनिमम चाहिए तो हमारा न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए बेटा, देखो न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए हमारा, अगर हमको f कैसा चाहिए मिनिमम, तो हमारा cos थीटा कैसा होना चाहिए मैक्सिमम, न्यूमरेटर होना चाहिए मिनिमम और डिनोमिनेटर चाहिए मैक्सिमम, डिनोमिनेटर होना चाहिए मैक्सिमम। सो फॉर f टू बी मिनिमम, यार स्पेस तो नहीं है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको इरेज कर देता हूँ एटलीस्ट। चलो अगर f हमको मिनिमम चाहिए तो हमारा डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए मैक्सिमम। अब cos थीटा मैक्सिमम क्या हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, ये हमको मिनिमम चाहिए ना, सो और cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, क्या होनी चाहिए मैक्सिमम। तो क्या रहेगा हमारा cos मैक्सिमम, देखो cos ऑफ पूरा थीटा, थीटा माइनस phi क्या होना चाहिए बेटा 1, क्या होना चाहिए 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा क्या हो सकती है 1, तो थीटा माइनस phi क्या हो जाएगा हमारा cos इनवर्स ऑफ 1। अब कब होता है बेटा cos 1 कब होता है एट 0 डिग्री, cos 0 1, 90 पे तो cos 90 तो 0 होता है। अगर ये 0 डिग्री मतलब थीटा ही क्या है गंगाधरी शक्तिमान है, तो द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, द एंगल अगर आपको मिनिमम फोर्स चाहिए तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अप्लाइड फोर्स F, और एक स्टेटमेंट यहां से पढ़ने को समझ में आ रहा है, सॉरी सीखने को मिल रहा है, बढ़िया इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, स्टार कर दो सर। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अप्लाइड फोर्स F must be equals to, must be equal to the angle of repose, the angle of repose of the block and surface, of the block and surface, of the block and surface। तो थीटा क्या होना चाहिए हमारा phi होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए हमारा phi मिनिमम फोर्स के लिए। तो चलो अगर थीटा phi है बेटा तो थीटा और phi सेम है, अगर थीटा ही phi है तो थीटा माइनस phi क्या हो जाएगा 0, cos 0 क्या हो जाएगा 1। तो मिनिमम फोर्स हमें क्या मिल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स दैट वी आर गेटिंग नाउ, इट इज म्यू एम जी cos ऑफ phi, ये भी सही है। लेकिन हम cos phi को भी रिप्लेस कर सकते कैसे, देखो जैसे मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, साइन कॉन्स्टेंट किस में लगता है राइट एंगल ट्राइंगल में, ये हो जाएगा phi, ये हो जाएगा 90। tan phi क्या होता है, देखो अभी हमने यहाँ पे लिखा था व्हाट वाज tan phi, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ध्यान दो, म्यू की वैल्यू क्या है हमारा tan phi, tan phi क्या है हमारा म्यू, म्यू मतलब ही म्यू बाय 1 लिख सकता बेटा मैं। सो tan phi मतलब क्या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये यहाँ पे लिख दूंगा मैं म्यू और 1, अरे tan phi क्या है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो tan phi इज म्यू बाय 1, tan phi इज म्यू बाय 1। तो अगर ये म्यू है और ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos phi, यहाँ से cos phi की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, इट वुड बी म्यू एम जी इंटू
व्हाट इज cos phi एडजेसेंट, मतलब 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 1 बाय म्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर प्लस 1 लिखो या फिर 1 प्लस म्यू स्क्वायर लिखो। तो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड बेटा, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इस हिसाब से हमारा हो गया जाएगा म्यू mg अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए, ये दिस शुड बी इज इक्वल टू कितना बेटा, फाई। खत्म। तो मिनिमम फोर्स डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। खत्म। अब देखो ना, म्यू की वैल्यू कुछ तो रहेंगी, 1 प्लस कुछ तो रहेगा। तो आपका पहले मिनिमम फोर्स कितना आया था जब अपन हॉरिजॉन्टली लगा रहे थे, तो म्यू mg आ रहा था। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन F कितना रहेगा, म्यू mg। अभी ये वैल्यू मिनिमम फोर्स उससे कम आ रही है, पता है क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 से बढ़ गया। पहले म्यू mg था, मतलब कुछ नहीं था, मतलब क्या था, म्यू mg बाय 1। अरे देखो ना, इस केस में जैसे मान लो आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे F इधर, तो आपको मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, अगर बॉडी को मूव करवाना है तो म्यू mg लगाना पड़ेगा। म्यू mg तो लगाना पड़ेगा बेटा, एटलीस्ट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो आपको ओवरकम करना पड़ेगा, लेकिन इस केस में आपको उससे कम लगाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये था आपका F था आपका यहाँ पे म्यू mg बाय 1, और यहाँ पे 1 से ज्यादा अगर डिनोमिनेटर आपका बढ़ रहा है, मतलब आपका वैल्यू कम हो रहा है। एक्चुअली इसका वैल्यू क्या हो रहा है आपका, कम। तो अभी ये इससे भी कम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा अगर बॉडी को मूव करना है तो समझदारी किस में, कि एंगल थीटा इज इक्वल टू 5 पे लगा, और कितना मैग्नीट्यूड का लगाओ, म्यू mg अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये बहुत, इसको आप जितना स्टार करो बेटा उतना कम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये काफ़ी बुक्स में है और अच्छी तरह से लिखा है, तो अब इसको मद्देनजर रख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं कर लेंगे अपन, यहाँ पे पॉज ले लेते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और बढ़िया इंटरेस्टिंग एडवांस टाइप, मतलब इससे आगे के लेवल के टाइप के न्यूमेरिकल से। तब तक आप वही पढ़ते रहिए, नोट्स निकालते रहिए और अपनी लक्ष्य की ओर बढ़िया से मस्त पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़ते रहिए। बाय।